अच्छा, उसमें हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वो एक्टिविटी मेथड है। एक बात याद रखिएगा, इन मेथड्स में जो है ना कुछ मेथड्स तकरीबन सेम-सेम हैं, बस जस्ट हल्का-सा इनमें लिटिल बिट डिफरेंस है और उसी हिसाब से उन्होंने प्रेज़ेंट किया है जिसकी वज़ह से उनके नाम से मशहूर हो गए हैं। बाकी इतना डिफरेंस नहीं है। अब जैसे ये देखें एक्टिविटी मेथड और हमने जो पढ़ा प्रोजेक्ट मेथड, उनमें इतना कोई फ़र्क नहीं है। इसमें क्या कहता है एक्टिविटी मेथड में देखते हैं ज़रा। A method adopted by a teacher to emphasize his or her techniques of teaching through action, in which the learner take interest comprehensively and realize effective learning practices. और सेकंड पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन इन क्लास। थर्ड पॉइंट क्या है? क्लास एक्टिविटी। एंड फोर्थ पॉइंट है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। अच्छा, ये एक्टिविटी मेथड के थ्रू इसको अगर हम ये कहें कि बच्चे इसमें क्लास में एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और प्रेजेंटेशन की शक्ल में हो, वो चाहे किसी भी टास्क की शक्ल में हो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, मतलब एक्टिविटी के थ्रू होता है। इसमें भी लर्निंग बाय डूइंग वही सेंस इसमें भी आता है। अब इसमें एक मैंने एक्टिविटी मेथड की एक डेफिनेशन याद की थी, याद है, बोलता इसी वजह से नहीं हूँ कि वो बड़ी मज़े की डेफिनेशन है। उसमें पूरा वो हर एंगल से उसकी डेफिनेशन उसने कवर किया है। वो है कि एक्टिविटी इज़ एनीथिंग व्हिच इज़ कैरीड आउट विद अ पर्पज़ इन अ सोशल एनवायरनमेंट इन्वॉल्विंग फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। ये याद रखिएगा, इसमें दोनों एक्शन इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल एंड मेंटल। और ये क्या होती है? एक विद अ पर्पस, किसी पर्पस, मकसद के तहत होती है। और एक सोशल एनवायरनमेंट में, एक कोई कंट्रोल सोशल एनवायरनमेंट में होती है और किसी मकसद के थ्रू कोई ऑब्जेक्टिव आप अचीव करने जा रहे हैं, तब जब एक प्लान्ड होती है। अच्छा, इसमें होता क्या है? ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में लर्नर जो होता है ना, वो मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं और ये एंगेज होते हैं टास्क में, जो टास्क उनको असाइन किया जाता है। अच्छा, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं हम। इसके कुछ ये एडवांटेज ऐसे हैं कि ये इंस्ट्रक्शन जो है ना, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू होती है, जिसकी वजह से ये एक लाइफ लॉन्ग और फ्रूटफुल लर्निंग होती है। और उसका सेकंड पॉइंट क्या है? इसमें जो है, जो भी टॉपिक आप एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाएँगे, एक्टिविटी बेस्ड मेथड के थ्रू पढ़ाएँगे, वो अंडरस्टैंडिंग जो है उनकी यानी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी रादर अदर मेथड्स स्टूडेंट के बीच में। और थर्ड वन, ये मेथड जो है इंस्पायर करता है बच्चों को और उनके नॉलेज जो है और क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है उनको बूस्ट अप करते हैं। उनके पास जो नॉलेज है उनको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिएटिव आइडियाज़ ला के वो इन्वेंशन्स और डिस्कवरीज़ की तरफ चले जाते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स उनकी बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से उनके मुख्तलिफ़ मेंटल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। डिसएडवांटेज हैं क्या? ये मेथड जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग लाज़मी इसके लिए चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी ही आ गए और कहा कि भाई आज हम एक्टिविटी मेथड के थ्रू पढ़ाएँगे, रिसोर्सेज़ कहाँ हैं? कौन-कौन से वीएड्स यूज़ करेंगे? किस टाइप के टास्क आप असाइन करेंगे? कितने ग्रुप्स में करेंगे? कितने बच्चे होंगे? क्या हो, वो पूरी एक प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आ गए और स्टार्ट हो गए। और उसमें बच्चों के पास सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो उसी के बेस पे वो टास्क परफॉर्म कर सकें। अगर आप इसके लिए फ्लॉलेसनेस, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर हल्की सी भी आपकी प्लानिंग में फॉल्ट आए, तो पूरी क्लास जो है वो डिस्टर्ब होगी और वहाँ नॉइज़ भी होगा, वो सब कुछ पूरा एक जो क्लासरूम मैनेजमेंट के आपने वो पढ़ा है ना कि डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जो है, वो उसके बगैर जो है बिना स्मूथली आपकी क्लास चले, तो वो बड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा फिर। अच्छा, नेक्स्ट मेथड है, ये एक्टिविटी मेथड है गया। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है इंडक्टिव मेथड। अच्छा, इसके बाद डिडक्टिव शायद, क्योंकि ये इंडक्टिव और डिडक्टिव साथ इस वजह से कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट भी है। इंडक्टिव मेथड को बॉटम अप अप्रोच का नाम देते हैं, इससे मशहूर है। अगर आप आपसे ये एमसीक्यूज आए ना कि बॉटम अप अप्रोच जो है किस मेथड को कहते हैं, तो आपने इंडक्टिव मेथड याद रखना है। और डिडक्टिव मेथड को क्या कहते हैं? टॉप डाउन अप्रोच। इनके नाम से ही पता चलता है, देखो, इंडक्टिव मेथड लर्निंग फ्रॉम बेसिक टू जनरल एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू डिफिकल्ट।
बेसिक से हम हमेशा जनरल की तरफ जाते हैं इंडक्टिव मेथड में, और सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, ईज़ी से डिफ़िकल्ट की तरफ जाते हैं। इसीलिए इसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टॉपिक है पोल्यूशन के बारे में, इसमें टीचर जो है वो टॉपिक को ब्रेक डाउन करता है इंडक्टिव मेथड में, और उसके सब कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है, और वो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स बना के उनको असाइन करता है। वो हर स्टूडेंट जो है उसके मुख्तलिफ स्पेसिफिक जनरल और वो जितने भी उनके रीज़न्स हैं, फिर उसके बारे में वो काजेज़ जो हैं, इफ़ेक्ट जो हैं, उनके बारे में वो सब कुछ जो पोल्यूशन के फॉर एग्ज़ाम्पल वो टॉपिक दिया था, वो पढ़ के आएँगे, और उनके बीच में फिर वो एक वो होगा बेसिक टू जनरल। अब इसमें वो क्या करते हैं, या एक दूसरी मिसाल मैं बता दूँ आप लोगों को, ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक पढ़ाने जा रहा है कोई टीचर, तो अब वो पहले क्या करेगा, उसको बेसिक की तरफ लेके जाएगा। पहले बच्चों से कहेगा कि भाई गिलगित-बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स कितनी हैं। अब वो ग्लेशियर जो हैं पहले उनका साइज़ कुछ लार्ज था, अभी मेल्ट हो गई हैं, वो मेल्ट क्यों हुई हैं? अब वो मेल्ट वहाँ से ले जाके ईज़ी से, और ईज़ी से डिफ़िकल्ट की तरफ जाएगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा, बेसिक से जनरल की तरफ। अब वो ले जाके कहेगा कि हाँ, ये जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वज़ह से ये मेल्ट होती हैं। अच्छा, ये इंक्रीज़ क्यों होता है? उसके रीज़न क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, वो मोनोऑक्साइड, ये जितने भी वो हैं, वो सारा बताते हुए जाके ग्लोबल वार्मिंग टच देगा। ईज़ी से डिफ़िकल्ट की तरफ, बेसिक से जनरल, इसी वज़ह से इसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। सही है? नेक्स्ट है हमारा डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में होता क्या है? इसी का अपोज़िट है। डिफ़िकल्ट टू ईज़ी, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल हो गया, ईज़ी टू डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्ट टू ईज़ी हो गया, और दूसरा क्या था? बेसिक टू जनरल, तो यहाँ हो गया जनरल टू बेसिक, और फिर ये क्या है? शॉर्ट एंड टाइम सेविंग है। इसमें क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं इसको इसी वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं, तो हम अक्सर यही करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक है डायरेक्ट जनरल में ही पकड़ लेते हैं। फिर उसके बेसिक कंपोनेंट जो है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इस वजह से ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ईज़ी है। आप समझ गए होंगे कि जनरल हम टॉपिक को पकड़ लेते हैं। वर्ल्ड में फॉर एग्ज़ाम्पल करप्शन की बात है, करप्शन मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं पूरी दुनिया में ज जनरल करप्शन के बारे में स्टार्ट कर लूँगा कि करप्शन इल्लीगल मीन्स से किसी भी चीज़ को खिलाना, ये करना, इसको करप्शन कहते हैं। फिर वो ले जाके मैं टच दूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल करप्शन इन पाकिस्तान, या इस तरह का कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, मैं टच दूँगा जनरल से, टच देते हुए स्पेसिफिक पे आऊँगा, वो डिडक्टिव मेथड हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर मेथड। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, देख के आप हैरान होंगे, स्लाइड में कुछ भी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा आपका एमसीक्यूज़ यहीं पे है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। क्वेश्चन आंसर मेथड को कौन-सा मेथड कहते हैं? सोक्रेटिक मेथड। फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपका एमसीक्यूज़ है, आया होगा, मुझ पे यकीन करें। और एक चीज़, आपके लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ये नाम जो भी बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट मेथड्स के नाम बता रहा हूँ। लेक्चर मेथड इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्ट मेथड इम्पोर्टेंट है, डेमोंस्ट्रेशन मेथड इम्पोर्टेंट है, और एक्टिविटी मेथड इम्पोर्टेंट है। उसके साथ-साथ इंटरैक्टिव और डिडक्टिव को टच दे दें। और ये क्वेश्चन आंसर मेथड, इसका ये पॉइंट जो सोक्रेटिक मेथड है, ये कई बार आ चुका है पहले। अच्छा, और दूसरा क्या है? लर्निंग वाया क्वेश्चनिंग। मतलब इससे ही पता चलता है कि क्वेश्चन आंसर मेथड का मतलब यही है कि हम दूसरे किसी वे में नहीं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रेज़ करते हैं, उसके आंसर देते हैं, उसी के थ्रू प्रोबिंग करते हुए हम अपने लेक्चर को सम अप करते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, जो कुछ हम पढ़ाना चाहते हैं ना, वो पूरा कवर अप करते हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर मेथड में होता क्या है? ये कुछ स्टेटमेंट आप क्वेश्चन पूछते हैं, उसके उनको रिप्लाई लाज़मी देने होते हैं। उनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। क्वेश्चन आंसर के एडवांटेज जो हैं, वो ये लर्नर्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप करते हैं। वो खुद मतलब किसी भी चीज़ में आंसर, आप लोगों को पता है कि बच्चे जो होते हैं वो उनको आंसर आए ना, हर कोई मुकाबला करता है कि पहले मैं जो है वो टीचर को आंसर दे दूँ। वो इनका ये उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उनके अंदर जो है वो अगर ये क्लासरूम इंटरेक्शन जो है, ये क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू टीचर अगर इसको ऑर्गेनाइज़ वे में कर ले, तो ये स्मूथली क्लासरूम मैनेजमेंट जो है सबसे बेस्ट जो है इसमें रहती है। क्योंकि इसमें एक बच्चा
क्वेश्चन करता है या आंसर देता है, तो एक ही बोलता है सेम टाइम। और उसमें क्या करते हैं, बाकी सारे बैठ के लिसनिंग करते हैं। और वो बच्चे जो हैं, वो बच्चे कौन से आंसर दे रहा है, क्या आंसर दे रहा है, गलत है, सही है, इस वजह से वो क्यूरियोसिटी के थ्रू वो उनको चेक करते हैं, जज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, जिसकी वजह से पूरी क्लास एक मैनेज और उस वे में, स्मूथली वे में रन करती है क्लास। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये जो क्वेश्चन और आंसर जो हैं, ये स्टिमुलस का काम करते हैं तकरीबन हर बच्चे जो है। अब उसके इंटरेस्ट जो है वो लेक्चर पे मरकूज़ रखती है, जिसकी वजह से जितने भी क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम पढ़ाते हैं, उसमें बच्चे बड़े इन्वॉल्व होते हैं, क्लास में एंगेज होते हैं। अच्छा, इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग है। और क्या है, मतलब जिन्हें भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर एग्जांपल टाइम कंज्यूमिंग कैसे है, अगर कोई किसी बच्चे को मैं क्वेश्चन और उसका वो आंसर हैंड रेज करता है, मैं उसको अलाउ भी करता हूँ। अगर वो क्वेश्चन का आंसर गलत दे दे, फिर रिपीट करना पड़ेगा मुझे किसी दूसरे बच्चे की तरफ, तो ये टाइम जो है वो बीच में वेस्ट हो जाएगा। गलत आंसर दिया था, तो इस वजह से ये एक टाइम कंज्यूमिंग है। और नेक्स्ट जो है, अगर क्वेश्चन प्रॉपर्ली फॉर्म ना हो, कंस्ट्रक्ट ना किए गए हों प्रॉपर्ली, तो इसकी वजह से क्लास में पूरी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, और जिसकी वजह से वो बड़े मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। और दूसरा एक इसका इशू ये भी है, क्वेश्चन आंसर में अगर जो बच्चा शाइनेस फील करता है, तो वो तो चुभने की कोशिश करेगा। इंट्रोवर्ट जितने भी हैं, वो बच्चे थोड़ा साइड होने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से उनकी स्किल जो है वो डेवलप नहीं होंगे। और जो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उनके तो स्किल्स बिल्डअप होंगी, लेकिन मसला ये होगा कि कुछ इसमें, इससे एक और पॉइंट भी का भी पता चलता है हमें कि कला जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसका केयर नहीं करता ये मेथड। इसमें सारे जो हैं बच्चों से सेम क्वेश्चन पूछा जाते हैं, सेम आंसर मर्ज जो मुँह में आए, जो जिसके ज़हन में आता है, वही आंसर देगा। तो इससे मसाइल भी क्रिएट हो सकते हैं। अच्छा, इससे और क्या होता है, अगर टीचर जो है इसको प्लान ना करे और बच्चों से वन बाय वन क्वेश्चन पूछे, और मतलब कोई ऑर्गेनाइज वे में, और जो ये नोटिस में ना रखे कि जो बच्चे पीछे साइड होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी इन्वॉल्व करके ना पूछें, तो फिर इससे क्लास जो है बड़ी डिस्टर्ब रहेगी। उनके कुछ बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाएँगे, कुछ बहुत आगे चले जाएँगे। तो ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक होगा। अच्छा, नेक्स्ट मेथड जो है वो ड्रिल मेथड है। ड्रिल, इसके नाम से ही पता चलता है, देखें कि जितने भी मेथड्स हैं, उनके नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है। देखो, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेट करना, शो करना, डिस्कशन, सब कुछ पता चलता है, एक्टिविटी अंदाज़ा होता है, प्रोजेक्ट इसमें भी क्लियर हो जाता है, लेक्चर मेथड इसमें भी क्लियर है। अब ड्रिल मेथड, ड्रिल में भी यही है सेम। किसी इसके जो पॉइंट्स हैं, इसको हम पहले रीड करते हैं। रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग, प्रैक्टिस इज मेड इज टू डेवलप स्किल्स ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में भी वर्बल, एज इन म्यूजिक, स्पीकिंग, स्पीच करेक्शन, थेरेपी, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। ये कोई ऐसा टूल होता है जिसको हम रिपीट करते हुए, बार बार रिपीट करते हुए उसको मेमोराइज करते हैं, उसको ड्रिल मेथड कहते हैं। अब इस ड्रिल मेथड जो है, इसमें ये क्या होता है, प्रमोट करती है ये एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को भी प्रमोट करती है, और साथ साथ ये स्किल्स को भी रिपीटेटिव प्रैक्टिस के थ्रू हम चीज़ों को रिपीट करते हुए अपनी स्किल को बढ़ा देते हैं, अपनी नॉलेज को भी बढ़ा देते हैं। अच्छा, इसका जो पर्पज़ है, वो ये है कि बच्चों को मास्टर मटेरियल एट ऑन स्पेस, उनको ट्रेन करना, और उनके जो है वो रीइंफोर्समेंट के थ्रू, मतलब कोई ऐसी वो हम टूल्स वगैरह डेवलप करेंगे, जिसके थ्रू वो ड्रिल करेंगे, वो बड़े इंटरेस्टिंग हो, तो वो इनको रीइंफोर्स करे, उनको मोटिवेट करे बच्चों को। इस मेथड में ये पॉइंट्स होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है सिमुलेशन मेथड। इसमें क्या है, रोल प्लेइंग है, टू प्रोड्यूस सर्टेन कंडीशन बाय मीन्स ऑफ अ मॉडल। रोल प्लेइंग है व्हाइल टीचिंग, टीचिंग कराते हुए रोल प्ले करना। दिस स्किल इज यूज्ड बाय टीचर्स एंड पीपल इन द क्लासरूम बाय प्लेइंग सम रोल विदाउट एनी preliminary ट्रेनिंग, प्रायर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, एक्सटेम्पोर और विदाउट एनी रिहर्सल। पहले किसी रिहर्सल या प्रायर किसी ट्रेनिंग के बिना वो डायरेक्ट क्या करेंगे, टीचिंग करते वक्त रोल प्ले करेंगे।
अच्छा, इम्पोर्टेंट जो है इसका जस्ट मैंने कांसेप्ट बता दिया क्योंकि ना वो नहीं है, फिर भी आप ये कांसेप्ट ज़हन में रखें और जो-जो मैंने नाम बता दिए ना इम्पोर्टेंट, उनको सही से गो थ्रू करें। और जो मैंने कहा ना कि क्वेश्चन आंसर मेथड में सोक्रेटिक मेथड, ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, वो याद करें। तो जो मैंने इम्पोर्टेंट कहा ना, उनको सही से गो थ्रू करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो माइक्रो टीचिंग है। एक चीज़ याद रखिएगा माइक्रो टीचिंग टीचर ट्रेनिंग यहाँ पे जो लिखा हुआ है पॉइंट्स पहले इसको रीड करते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए होता है ये। गिवन बाय ड्वाइट एंड एलन इन 1961। वाइट, डिवाइड जो भी प्रोनाउंस करें, ये इनके नाम ऐसे हैं, कुछ साइलेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, उसी हिसाब से चला लो। और क्लास साइज़ जो है वो 5 टू 10 स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास टाइमिंग 5 टू 10 मिनट्स होती है। इसके बारे में मैं एक चीज़ बता दूँ, ये माइक्रो टीचिंग जो होती है ना, इसमें सिर्फ़ लाज़मी नहीं है कि आप सिर्फ़ इन सर्विस टीचर्स की ट्रेनिंग करें, इसमें प्री सर्विस टीचर भी हो सकते हैं। और इसमें क्या है, ये माइक्रो टीचिंग जो है ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें मतलब ये फर्स्ट टाइम जो है ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्रेज़ेंट किया था। कुछ बुक्स में 1961 है, कुछ में 1963 है, लेकिन मोस्टली जो है 1961 है, तो इसको प्रेफ़र कीजिएगा। अब वो ऑप्शन अगर कहीं इस तरह का वो कन्फ्यूज़िंग आए, तो फिर देखना 1963 है तो अगर 1961 होगा तो 1963 कभी नहीं देंगे वो। तो ये कन्फ्यूज़िंग हल्का-सा वो है कुछ बुक्स में, तो आप प्रेफ़र जो है 1961 को कीजिएगा। अब इसमें है क्या, उन्होंने तो बड़ा एक प्लेन किस्म का ये माइक्रो टीचिंग वो दिया था। क्यों दिया था? ये एक पॉइंट याद रखिएगा। और कैसे उनका मेथड क्या था? मेथड ये था कि जो भी इन सर्विस टीचर और प्री सर्विस टीचर्स बीएड, एमएड ऑनर करने वाले जो हैं उनको बीच में क्या करते थे 5-6 का ग्रुप बनाते थे 10 तक स्टूडेंट का और उसी में से एक स्टूडेंट को एक टॉपिक थमाते थे और उसकी एक स्किल जो 5 से 10 मिनट की क्लास टाइमिंग है ना उसमें एक ही स्किल जज होती थी। अब उसमें क्या करते थे और उसमें वो एसेसर जो एक टीचर होता था ना वो भी साथ नीचे बैठ के उस स्टूडेंट की शक्ल में बैठा बैठा करता था और वो उसको एसेस करता था और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे के उसकी स्किल में कहीं अगर खामी है तो उसको दूर करने की गुंजाइश है, तो उसको फीडबैक देता था और उनकी स्किल्स को डेवलप करते थे। ये इसलिए बना था। लेकिन ये बाद में जो-जो टाइम गुज़रता गया डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट कंट्रीज़ में उसकी शेप भी चेंज होती गई। जैसे पाकिस्तान में हमारे यहाँ गिलगित-बल्तिस्तान में पहले जब बीएड, एमएड होते थे, एक लेसन प्लान होता था, 1 घंटे का लेक्चर होता था, साथ में जो हमारा सुपरवाइज़र होता था, नीचे बैठ के सुनता था, क्वेश्चन पूछता था, 1 घंटे का लेक्चर और हमारे अपने क्लास फेलो जो हैं, वो स्टूडेंट की शक्ल में उसके साथ बैठते थे। लेकिन जो-जो टाइम गया, अब वो भी चेंज हो गया। अब क्या है, प्रैक्टिकम के नाम से किसी स्कूल में जाते हैं, लेक्चर देते हैं और ओरिजिनल स्टूडेंट होते हैं। इसमें नेचुरल, ओरिजिनल स्टूडेंट नहीं होते थे। जो उसके क्लास फेलोज़ होते हैं, वो एज़ स्टूडेंट रिप्रेज़ेंट करते थे और एसेसर भी स्टूडेंट को रिप्रेज़ेंट करता था, उसके स्टूडेंट बन जाते थे। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रहा। अच्छा, तो ये याद रखिएगा, ये माइक्रो टीचिंग भी इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को याद रखें। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज़ हैं, मैं स्लाइड्स फिर लेंथी हो जाएँगी, हमारे लेक्चर जो है लेंथी हो जाएगा, तो स्लाइड्स जस्ट मैं शो करता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा और नोट कीजिएगा। तो ये टॉपिक्स हैं, ये याद रखिएगा, मैं जो नाम गिन रहा हूँ ना, लेक्चर मेथड हर क्लास के लिए और एक्टिविटी मेथड लर्निंग बाय डूइंग, मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी दोनों होती है। क्वेश्चन आंसर मेथड सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है, इंपॉर्टेंट जो है वो मैं उनके नाम ले रहा हूँ। और प्रोजेक्ट मेथड इम्पोर्टेंट है, इंटरेक्टिव डिडक्टिव मेथड इम्पोर्टेंट है और माइक्रो टीचिंग इम्पोर्टेंट है। आपने पढ़ना सब है, लेकिन जो मैंने नाम गिनाए हैं ना, उनके ऊपर मुकम्मल तौर पे आपने अपने फ़ोकस रखना है और गो थ्रू करना है सही तरीके से हर एंगल से। तो अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा।